हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी वाली बुक एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। तो हम लोगों ने अभी तक जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग देखा है और आपको बता दें कि अब हमने जो है आज आप बहुत ही खुश हो जाएंगे क्योंकि पूर्ण रूप से मैंने हिंदी में सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। संभावित क्या है क्वेश्चंस को मैंने हिंदी में लिखा है और हम लोग जो है सब पढ़ रहे हैं इस समय हिंदी में ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। आप शुरुआत में अच्छे से पढ़िए ना, आपको हर चीज़ समझ में आती रहे। जहां आप दिक्कत हो हमको आप तुरंत बता सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं, सब कुछ करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो जैसा आप लोगों ने कहा मैंने हिंदी में कर दिया कि ताकि आपको क्या है हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि आपकी नेटिव लैंग्वेज मातृभाषा क्या है हिंदी है और हम लोगों की क्षेत्रीय भाषा भी हिंदी है। बेटा हिंदी और इंग्लिश में कोई भी अंतर नहीं है, सब कुछ वही है, बस लैंग्वेज क्या है इंग्लिश की है उसमें और इसमें क्या है हिंदी की है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी वाली एनसीईआरटी और साथ में इंग्लिश वाली भी। तो थोड़ा बहुत पढ़ाते वक्त इंग्लिश का जो है इस्तेमाल तो होगा ही होगा और आपको हिंदी में क्वेश्चन एकदम दिए हैं कि ताकि आपको अच्छे से भली भांति समझ में आए। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग मतलब सजीवों को लक्षण देख चुके हैं। क्या होता है, वृद्धि होता है, जनन होता है, उपचयन होता है और क्या है संवेदनशीलता मतलब पर्यावरण के प्रति सजगता या किसी के प्रति क्या है रिस्पॉन्स देना। तो आइए अब हम लोग उसी से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट्स करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। बेटा आपका कुछ भी नहीं जाएगा और हमारे सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ जाते हैं तो क्या होता है एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है ना कि हमारी वीडियो लोग लाइक कर रहे हैं और अच्छा वीडियो बनाने का मन होता है। तो चलिए हमारे पास एकदम आपको अब पूरी तरीके से हिंदी में है, तो हम आशा करते हैं कि अब आपको कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कितने हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमने पहले से ही लिख रखा है क्योंकि ताकि आपका टाइम ना लगे, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने में क्वेश्चन को मॉडिफाइड करने में बेटा टाइम लगता है। तो क्वेश्चन खुद से मॉडिफाइड करते हैं, कहीं का क्वेश्चन उतार के या छाप के नहीं रखते हैं कॉपी करके। तो आइए देखते हैं हमारे पास पहला ही क्वेश्चन क्या है, MCQs सेकेंड है मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है सेकेंड, क्योंकि पहला हम लोग कर चुके हैं। तो जिन्होंने ना देखा होगा प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में खोजें क्या है बायोलॉजी फॉर नीट क्लास 11th। उसमें आपको MCQs फर्स्ट वाला मिल जाएगा। अभी आपके बहुत सारे MCQs आने वाले हैं, क्योंकि जैसे हम लोग एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए और उसके बाद अब MCQs उसके कर रहे हैं। हमने अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ा था तो उनसे संबंधित हमने क्वेश्चन किया था। अब हम पूरा का पूरा पढ़ लिए हैं अपने पास क्या कि सजीवों को लक्षण क्या होते हैं, तो उसके बारे में अब कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी तो उसके बारे में फिर क्वेश्चन उसके करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, अभी तो बहुत हैं, ये तो केवल शुरुआत है। आइए बेटा देखते हैं कि सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण है। आप खटाक से 1 मिनट में देख लीजिए सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण है। तो कल हम देखे थे कि सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण क्या है। पहला ऑप्शन है वृद्धि, दूसरा है जनन, तीसरा है उपचयन और चौथा है संवेदनशीलता जिसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। इसको हम ग्रोथ कहेंगे, इसको रिप्रोडक्शन और इसे मेटाबॉलिज्म और इसे क्या है कॉन्शियसनेस संवेदनशीलता। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप अब तक में कर चुके होंगे, हम आपको बता दें कि ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, संवेदनशीलता कॉन्शियसनेस। क्योंकि बेटा आपको बहुत अच्छे से देखना है, यहाँ पे लिखा है कि सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण, सजीवों का लक्षण नहीं, सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण हमको बताना है। परिभाषित करने का मतलब जो सजीव को निर्जीव से अलग कर दे, जो ये बताए कि हाँ ये सजीव होता है ये निर्जीव होता है। निर्जीवों में किसी भी प्रकार का कॉन्शियसनेस नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है, लेकिन सजीवों में संवेदनशीलता पाई जाती है। इसलिए इसका क्या है ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। तो आपके मन में आ रहा होगा कि फिर वृद्धि क्या है, जनन क्या है, उपचयन क्या है,
हाँ, ये सब सजीवों के लक्षण हैं, ये सब सजीवों में पाया जाता है, लेकिन सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। तो सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा है बेटा? संवेदनशीलता है। इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि क्योंकि बिना क्वेश्चन किए आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन वहाँ उस समय आंसर गलती हो ही जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा एनसीईआरटी पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करना है। तो हम लोग दूसरे पे आते हैं। पहला हो गया कि सजीवों का लक्षण होता है। अब देखो वही पहले का आ गया, जनन, वृद्धि, संवेदनशीलता और क्या है, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें आप जान गए कि अगर उपापचयन भी होता तो ऑप्शन क्या होता? सही। तो जनन भी है सजीवों का लक्षण, वृद्धि भी है, वृद्धि भी होती सजीवों में, और सजीवों में संवेदनशीलता भी होती है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो गया बेटा? सही हो गया। अच्छा, सजीवों में किस प्रकार की वृद्धि होती है? तीसरा हम लोग देखे हैं कि भैया वृद्धि दोनों में होती है, सजीव में भी निर्जीव में भी। इसीलिए कहे थे कि जो है हमारे पास ये वृद्धि सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है, लक्षण है लेकिन परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। तो इसलिए क्यों पूछ रहे हैं कि निर्जीव में भी वृद्धि होती है, सजीव में भी। तो पूछ रहे हैं सजीव में किस प्रकार की वृद्धि होती है? सामान्य वृद्धि होती है, बाह्य वृद्धि होती है, आंतरिक वृद्धि होती है ना, या सभी प्रकार की वृद्धि होती है? तो हम लोग जानते हैं कि बेटा सामान्य वृद्धि मतलब वृद्धि तो मान लेंगे, अब कौन सी वृद्धि पता नहीं चलेगा। बाह्य वृद्धि किसमें? निर्जीवों में होती है, और इसमें क्या होती है बताइए? आंतरिक वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है और निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है। आपको फिर से ये क्वेश्चन करने के बाद आप फिर से अपनी एनसीईआरटी उठाइए और उसको भली भांति पढ़िए, तो आपको लाइन्स मिलेंगी। इसीलिए कहते हैं बेटा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, आपको सब मिलेगा इस चैनल पे। बस अभी बायो का नंबर है स्टार्टिंग में। तो हम लोग कहते हैं आंतरिक वृद्धि कौन सी बेटा? आंतरिक वृद्धि होती है। अच्छा, निर्जीवों में वृद्धि होती है। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। इसीलिए आप क्वेश्चन अगर आपको जो क्वेश्चन को कर रहे हैं आपको वो नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के आगे वाला क्वेश्चन करिए, उसके और आगे वाला करिए, शायद आपको उन्हीं किसी में से आपको आंसर मिल जाए। तो देखो निर्जीवों में वृद्धि कैसे होती है, अभी हम बताएं कि भैया आंतरिक वृद्धि सजीवों में होती है, बाह्य क्या है? ये निर्जीवों में। दोनों प्रकार की वृद्धि, ये ऑप्शन गलत है। कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वृद्धि ना हो सजीवों में। और कुछ लोग लगा देंगे कोई नहीं, कि निर्जीवों में कोई वृद्धि नहीं होती। नहीं बेटा, निर्जीवों में वृद्धि होती। कौन सी? बाह्य वृद्धि होती है। आप लोग कर चुके होंगे कि निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती। कैसे? बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ क्या है? मटेरियल ऑन इट्स सरफेस, मतलब उसकी सतह पर अन्य पदार्थों के जमाव से वृद्धि होती है। आइए तो देखते हैं निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है कैसे। देखो उसका फिर क्वेश्चन आगे आ गया, पदार्थों के आकर्षण से। नहीं, आकर्षण और कर्षण कोई मतलब, नमी की वजह से, नमी की वजह से कुछ वहाँ लोग दिमाग लगा देंगे। आपको बायोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ एक्सेप्शन, अपवाद का ही विज्ञान है। तो वहाँ दिमाग मत लगाइएगा कि उसमें पानी घुसा, वो फूल गया, उसकी वृद्धि हो गई। बेटा वो वृद्धि कुछ नहीं है, वो क्या होता है? अधिशोषण होता है। तो कहेंगे अधिशोषण से नहीं, तो क्या कहेंगे? अन्य पदार्थों के जमाव से। क्या होता है? अन्य पदार्थों के जमाव से। तो जब हमारे किसी निर्जीव की सतह पर क्या होगा? कोई अन्य पदार्थ जम जाएगा। जैसे हम बता रहे हैं कि आपकी किताब कॉपी ही है, नहीं पढ़ रहे हैं, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है वो रखे उसमें धूल पड़ गई, उसका मास बढ़ गया। और मास के हमारे पास 2 कैरेक्टर हैं ना, हमारे पास वृद्धि के 2 कैरेक्टर हैं। क्या? पहला तो मास बढ़ता है और दूसरा क्या है? पहला या दूसरा चाहे जो कहो, क्या होता है? उसकी संख्या बढ़ती है। तो बेटा 5वें में आते हैं कि निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है किस प्रकार से? पदार्थों के आकर्षण से नहीं, नमी की वजह से नहीं, अधिशोषण से नहीं, क्या? अन्य पदार्थों के जमाव से। तो ये ऑप्शन क्या है? आपका करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं वृद्धि के लक्षण क्या हैं। वृद्धि के लक्षण क्या हैं? किसे आप वृद्धि कहेंगे? कैसे आप जानेंगे कि वृद्धि हो रही है? तो वृद्धि का लक्षण है द्रव्यमान बढ़ना, हाँ है ना, संख्या बढ़ना, हाँ है ना। ए और बी दोनों गलत हैं, ये ऑप्शन तो सरासर गलत है। और इसमें लिखा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है ए और बी। ऑप्शन क्या है? ए और
बी। अब यहाँ भले ना लिखा हो कि सही है कि गलत है, तो लिखा है ऑप्शन ए और बी। तो देखो ऑप्शन ए क्या है, द्रव्यमान बढ़ना, ऑप्शन बी क्या है, संख्या बढ़ना। तो हाँ, इसी को वृद्धि कहते हैं। जब उसकी संख्या बढ़े या उसका द्रव्यमान बढ़े तो क्या है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। कि हमारी क्या है, हम लोग कहते हैं ना पैसा बढ़ा हमारा, उसकी संख्या बढ़ गई, तब भी ना हमारे पास एक ही संतान थे कि 4 ठो हो जाए तो क्या होगा कि भरी हमारी संख्या बढ़ी। हमारा मास कितना था, जाइगोट जब युग्मनज बना था तो पता नहीं कितना था, शायद नाप भी नहीं सकते हैं कितने ग्राम का होता है ना, 10 ग्राम 12 ग्राम कुछ भी करके। और लेकिन अब कितने हैं, 70 kg के, 70 किलो का मेरा वज़न है। तो हम जान गए हैं कि भैया ये क्या होता है। इस समय कम हो गया होगा, पढ़ाते वक्त कम हो जाता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो ये क्या होता है, ए और बी। तो ऑप्शन ए और बी है। आप एक बार फिर से देख लीजिए जी, इसीलिए मैंने ऑप्शन पे टिक भी मार दिया है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और इन सब क्वेश्चंस को करते रहेंगे। अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हम 6 क्वेश्चन देखे थे, तो अब हम 7th से देखेंगे। आइए फिर देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। एक कोशिकीय जीवों में, क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि कैसे होती है। तो हम लोग पढ़े हैं कि वृद्धि क्या होता है, एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, चाहे क्या सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सब में वृद्धि होती है। और आपको बताना है कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि कैसे होती है। तो हम देख रहे हैं कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि कैसे होती है। ऑप्शन देखिए, अन्य पदार्थों के जमाव से ना, कोशिका विभाजन से, तीसरा बाह्य होती है और चौथा क्या है, सभी प्रकार से होती है। तो आपको वहाँ पूरा वर्ड नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा सभी। तो मतलब ये चारों मतलब ये जो ऑप्शन है उन्हीं में चारों। तो एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि कैसे होती है, तो भैया अन्य पदार्थों के जमाव से। तो एक कोशिकी का मतलब है जिसमें एक कोशिका है वो सजीव है, लेकिन पदार्थों के जमाव से वृद्धि किसमें होती है बेटा, निर्जीवों में होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं सही है। कोशिका विभाजन से ना, और बाह्य वृद्धि भी किसमें होती है, निर्जीवों में होती है। और यहाँ पे सभी लिखा है तो ये और ये भी सही हो जाएगा, तो गलत है। तो क्या होगा, कोशिका विभाजन से। बेटा वो एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, सब में वृद्धि कोशिका विभाजन के द्वारा ही होती है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार के सजीवों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। हम लोग जानते हैं, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ सजीव ऐसे हैं जिनमें लाइफ टाइम वृद्धि होती रहती है। उनमें क्या है, ग्रोथ कंटिन्यूअस थ्रू आउट दियर लाइफ होता रहता है। और उनका नाम क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन में हमारे पास एक कोशिकीय सजीवों में, एक कोशिकीय सजीव क्या हो सकते हैं, हमारे पास बैक्टीरिया हो सकता है, एक ईस्ट है, फंजाई, और हमारे पास क्या हो सकते हैं, एल्गी हो सकते हैं। लेकिन इसमें नहीं होता। बहुकोशिकीय सजीवों में भैया, बहुकोशिकीय तो हम ही लोग हैं ना, जितने भी हैं प्रोटिस्टा के बाद, मोनेरा प्रोटिस्टा को छोड़ के सब क्या हैं, बहुकोशिकीय। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता कि जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहे। तीसरा ऑप्शन है पौधों में और चौथा ऑप्शन है कवक में। तो आपको अब याद आ गया होगा, पीछे आपको हम अभी पढ़ाए थे। जिन्होंने ना पढ़ा होगा प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे सर्च करें बायोलॉजी फॉर नीट ना, और क्लास 11th बायोलॉजी फॉर नीट क्लास 11th। तो उसमें आप देखेंगे कि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि बेटा पौधों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। पौधा चाहे पेड़ वृक्ष चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, उसमें हमेशा नई कलिकाएँ नई पत्तियाँ निकलती ही रहती हैं जब तक कि वो गिर ना जाएगा। तो कुछ पौधे तो गिरने के बाद भी उसमें जो जड़ी लगी रहती हैं उनसे वृद्धि होती रहती है। तो हम लोगों में निरंतर वृद्धि नहीं होती है बेटा ना, जंतुओं में निरंतर वृद्धि नहीं होती है, लेकिन पौधों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो लेकिन हम लोगों में कोशिका विभाजन होता रहता है। काहे के लिए, पुरानी कोशिकाओं को क्या है, नए से बदलने के लिए। तो आइए, तो निरंतर वृद्धि किसमें होती है बेटा, पौधों में। आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन का क्वेश्चन हम आपको करवा दे रहे हैं। हर लाइन में यहाँ पे क्वेश्चन, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जब आप अपनी थ्योरी पढ़ते हैं, जब बुक पढ़ते हैं ना, जब हमारा लेक्चर सुनते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन करते हैं तो उससे कंसेप्ट बेटा क्लियर होते हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, हो सके तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके अपनी कॉपी में सारी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और उसको जो है बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए कि किस लाइन से क्वेश्चन बना है और कहाँ से क्वेश्चन अभी छूटा है, क्योंकि वो नेक्स्ट जो है वीडियोज़ में आएंगे। पौधों में निरंतर वृद्धि होती रहती जब तक वो जिंदा रहेगा।
किसमें वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है? तो बेटा आप जानते हो पौधों में निरंतर होती रहती है, तो निश्चित आयु नहीं हुई। तो निश्चित आयु किसमें हो गई है? जंतुओं में। किसमें हो गई बेटा? जंतुओं में। ये ऑप्शन इससे जो है, इसीलिए कहते हैं कि आगे पीछे के सारे ऑप्शन करिए, आपको क्वेश्चन वहाँ पे पक्का मिल जाते हैं। तो क्या होता है? जंतुओं में एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है, उसके बाद उसमें वृद्धि नहीं होती है, लेकिन कोशिका विभाजन होता रहता है। किस लिए? पुरानी कोशिकाओं के स्थान पे नई कोशिकाओं के लिए। हम आते हैं जंतुओं में कोशिका विभाजन होता है। देखो आ गया वो क्वेश्चन, जंतुओं में कोशिका विभाजन होता है, किस लिए होता है? वृद्धि के लिए। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि हम लोगों में चाहे एक कोश की, चाहे बहुकोश की, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, उनमें क्या सेल डिवीजन के द्वारा ही क्या होता है? हमारे पास ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि सिंगल सेल जाइगोट से हम बताए थे युग्मनज से आज इतनी बड़ी बॉडी बन गई, किसके द्वारा? कोशिका विभाजन के द्वारा, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो दूसरा क्या है? ऊतकों के मरम्मत के लिए। हाँ, ये भी सही है बेटा, ऊतकों, विशिष्ट ऊतकों में ही क्या होता है? हमारे पास कोशिका विभाजन होता रहता है, वो 24 घंटे होता है। हम लोगों में 24 घंटे कोशिका विभाजन होता रहता है। आप सेल डिवीजन साइकिल में पढ़ेंगे। क्यों? हमेशा आपको पता है कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं, किसके द्वारा? कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के द्वारा। तो जहाँ पे ज़रूरत रहती है कि पुराने को हटाना है, नई उसमें लाना है, तो क्या होगा? उस ऊतक की मरम्मत होगी, क्योंकि कोशिकाएं ही मिलके ऊतक बनाती हैं। ऊतक मिलके अंग बनाता है, और अंग मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा ऑर्गेनिजम्स बनाता है। मतलब हम लोगों की पूरी बॉडी बन गई। ये भी सही है। विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं के लिए। हाँ, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हुआ बेटा? ऑल। क्या है? ऑल, मतलब सभी हमारे पास सही है। अच्छा, तो हम लोग आते हैं जनन का अर्थ क्या है? संभोग करना? नहीं। तो जनन में हम आप बताए थे कि जनन क्या होता है? सेक्स से ले करके कहाँ तक है? बर्थ तक, बेबी के बर्थ तक, जब तक क्या संतान की उत्पत्ति ना हो जाए तब तक क्या है, हम ये नहीं मानेंगे कि जनन हुआ। तो सिर्फ संभोग कहना ये गलत है, नहीं है ऑप्शन। संतान उत्पन्न करना, बताइए, ये सही है, लेकिन इससे भी करेक्ट चीज़ क्या है? अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। तो जनन वह विधि है, जनन वह प्रक्रिया है ना, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी सजीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। अपने जैसे का मतलब ह्यूमन को ही करेगा, काऊ को ही करेगा, क्रो को ही करेगा ना, कुत्ता कुतिया को ही करेगा ना, डॉग को करेगा, बफेलो को करेगा। तो इन सब चीज़ों को बेटा चुड़ैल को पैदा करेगी ना। लोग कहते हैं ना, जैसे माई बाप वैसे बच्चे। तो आइए देखते हैं अपने ही जैसे। हाँ, इसमें लक्षण क्या है? किसी बच्चे में ज़्यादा लक्षण मिलते हैं और किसी बच्चे में क्या है? लक्षण कम मिलते हैं। थोड़ा या कम ज़्यादा लक्षण मिलता रहेगा। लक्षण मतलब बिहेवियर, स्वभाव, जेनेटिक कैरेक्टर। तो कोई भी नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? सी। देखिए बी ही देख के कुछ लोग पहले ही मार दिए होंगे, लेकिन इसका मोस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर क्या है? अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना। कौआ अगर मनुष्य को पैदा करने लगे तो अच्छा रहेगा। अगर जो है हमारे पास जो फीमेल डॉग होती है, अगर वो कुत्ते को पैदा करने लगे के स्थान पे मनुष्य को पैदा नहीं, तो क्या कहेंगे? कुत्ता का बच्चा ना, सही बात हो जाएगी। जो गाली वाली होती है कहावत सही हो जाए ना, पिलाई के बच्चा है, तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी सही है। जनन किस प्रकार से होता है? तो जनन की विधियां हैं, इसका मतलब जनन किस प्रकार से होता है। जनन अलैंगिक जनन भी होता है ना, और लैंगिक जनन भी होता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में एक चीज़ बेटा और दिया है, अलैंगिक विधि, लैंगिक विधि और कायिक विधि। तो ये भी जनन की एक विधि है, लेकिन ये किससे एसोसिएटेड है? किससे संबंधित है बेटा? ये एसोसिएटेड है किससे? लैंगिक विधि से। तो ये भी जनन की विधि है, ये भी। इसलिए ऑप्शन क्या है? मोस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारे पास? डी करेक्ट आंसर हो गया है। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, हम फिर से कर देते हैं। एक कोश की जीवों में वृद्धि कैसे होती है? कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। एक कोश की हो बेटा चाहे बहुकोश की, सब में कोशिका विभाजन के द्वारा ही होगा। बस उनको ये कंफ्यूज करने का तरीका है कि एक कोश की में कैसे होगा, ताकि बच्चा सोचने लगे हैं बहुकोश की में तो ऐसे होता है, एक कोश की में कैसे होगा, दूसरी टाइप का होगा। नहीं, सब में कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। किस प्रकार के सजीवों में जनन पर्यंत क्या होता है? जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम तक होता रहता है। तो पौधों में होता रहता है। हम जानते हैं किस में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है? जंतुओं में होती है। लेकिन सेल डिवीज़न क्या है? कॉन्टिन्यूअस होता रहता है। सेल डिवीज़न कॉन्टिन्यूअस होता रहता है।
क्वांटिटी क्या है, न्यूअश होता रहता है। काहे के लिए, रिप्लेस द लॉस्ट सेल, रिप्लेस द लॉस्ट सेल, जो हमारी कोशिकाएं क्या विलुप्त हो जाती हैं क्षतिग्रस्त होके, उनको क्या है रिप्लेस करने के लिए हमेशा होता रहता है। अच्छा बेटा ये बताइए कि हम लोग इसमें ऑप्शन देखें कौन सा हो गया तब, चौथा क्या है, डी सही है। रिपेयरिंग के लिए भी हमारे पास होता है, रिपेयरिंग एंड ग्रोथ के लिए भी कोशिका विभाजन हो। जनन का अर्थ क्या है, जनन का अर्थ संतान की उत्पत्ति करना केवल नहीं। जनन का अर्थ क्या होता है, केवल संभोग करना नहीं। जनन बहुत बड़ा है हमारे पास, जो लैंगिक जनन है वो कॉम्प्लेक्स है, आप क्लास 12 के पहले चैप्टर में देखेंगे। तो हम लोग देख चुके हैं कि अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। तो कोई भी जीव जब अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है तो उसे जनन कहा जाता है। हम लोग आते हैं कि जनन किस प्रकार से होता है, अलैंगिक विधि के द्वारा ना। लैंगिक विधि या जनन की विधियाँ क्या हैं, दो ही विधियाँ बेटा, अलैंगिक और लैंगिक। ये जो कायिक विधि है किसका है, अलैंगिक का ही भाग है। तो आपको ये क्या है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ये MCQs सेकंड में हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस देखे हैं। अभी हम लोग MCQs थर्ड देखेंगे। अभी थर्ड देखेंगे तो उसमें रिप्रोडक्शन से संबंधित बातें होंगी, मेटाबॉलिज्म से संबंधित बातें होंगी और कॉन्शियसनेस से, संवेदनशीलता से संबंधित क्वेश्चन उसमें होंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर करिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा देते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, बच्चों को जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो, थोड़ा थोड़ा हंसी हंसी खेल कूद में करते रहें। अब आपके शिकवे शिकायत को हम दूर करने वाले हैं हमेशा से ना, इसीलिए देखो अब हिंदी में लिखने लगे हैं कि ताकि आपको पहले ऑप्शन करने का तरीका हिंदी में अच्छे से पता चल जाए बेटा। वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी एक ही रहता है, उद्देश्य यही रहता है कि आप सबको समझ में आए। इसलिए थोड़ा आप हिंदी भी पढ़िए और थोड़ा इंग्लिश भी आप पढ़िए। प्लीज़ NCERT को फॉलो करिए, उसके सिवा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा विश्वास करिए, आपको अपने टीचर पे विश्वास होना चाहिए। आप अपने आसपास पढ़े लिखे लोगों से पूछिए, टीचरों से पूछिए, वो जो भी पढ़ाते हैं या जो भी आता है एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ NCERT का ही आता है। बस आपको क्वेश्चन स्कूप करने हैं ताकि आप कंसेप्ट समझ जाइए क्या होता है। मैं हूँ सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, जो है उसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर ही करिए। व्हाट्सएप पे करिए, फेसबुक पे करिए, हर जगह करिए। फिर मिलते हैं MCQs थर्ड के साथ। आपको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाने के बाद फिर हम कंप्लीट आपको जो है पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर पढ़ाएंगे आपको कंप्लीट क्या है फिजिक्स क्लास 11th 12th दोनों का, स्पेशली फॉर नीट के लिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।